दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हम जान चुके हैं कि साल 1830 के बाद से ही इंडिया में अलग अलग लेवल पर रेलवेज को चलाने के लिए एक्सपेरिमेंट्स शुरू हो चुके थे। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के ट्रैक्स और अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंटल रेलगाड़ियों को चलाने की कोशिश भी की जा रही थी। साल 1840 तक आते आते इंग्लैंड और दुनिया के बाकी देशों की तरह इंडिया में भी रेलवे लाइंस को बिछाने के लिए कोशिशें शुरू हो गई थी, जिसमें ब्रिटेन की पार्लियामेंट के कुछ सदस्य भारत में रेलवे लाइन बिछाने के सपोर्ट में थे। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ पार्लियामेंट मेंबर्स को भारत में रेलवे लाइन बिछाने का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। ब्रिटेन की पार्लियामेंट की तरह ब्रिटेन के बड़े बड़े बिजनेसमैन और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की भी भारत में रेलवे को लेकर राय बटी हुई थी। दरअसल ब्रिटेन के सामने भारत में रेलवे लाइन शुरू करने को लेकर सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि किस तरीके से भारत में रेल चलाने के प्रोजेक्ट को किफायती तरीके से लागू किया जा सकता है, जिससे कि ब्रिटिश हुकूमत के खजाने यानी पैसे भी कम से कम इस्तेमाल हों और रेलवे लाइन को बिछाने में लगी कंपनियां और बिजनेसमैन मुनाफा भी कमा सके। भारत में रेलवे की शुरुआत करने के लिए जितने भी बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करने को राजी थे, उनकी शर्त यही थी कि उन्हें उनका यानी बिजनेसमैन को इन्वेस्टमेंट वापस मिलने की गारंटी दी जाए। वहीं दूसरी तरफ भारत में रेलवे की शुरुआत करने के लिए जो प्लानर्स और स्ट्रेटेजिस्ट मौजूद थे, वो चाहते थे कि किसी तरीके से रेलवे को इंपोर्ट के साथ साथ मिलिट्री में भी मददगार बनाने का कोई तरीका ढूंढा जाए। इस सब के बाद भारत में रेलवे की शुरुआत को लेकर एक बड़ा सवाल ये भी था कि क्या इतने बड़े इन्वेस्टमेंट, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन के बाद भारत में रहने वाली जनता इस डेवलपमेंट को स्वीकार कर पाएगी? क्या भारतीय रेलवे में इन्वेस्टमेंट करने वालों को उनके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल पाएगा? तो इस तरह से दोस्तों, भारत में रेलवे की शुरुआत करने में एक रिस्क तो था, लेकिन साथ ही साथ ये एक बहुत बड़ा मौका भी था। अक्टूबर 1847 में ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने भारत और इंग्लैंड के बीच ट्रेड यानी सामान की लेन देन के रिश्ते के डिस्कशन के दौरान एक रिसर्च पेपर पेश किया गया। इस रिसर्च पेपर में कॉटन यानी कपास के व्यापार पर खास तौर पर ध्यान दिया गया था। इस पेपर में बताया गया कि कॉटन भारत के अंदरूनी हिस्सों में उगाया जाता है, जहां पर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की सुविधा मौजूद नहीं है। ब्रिटेन को उस दौर में कॉटन की बहुत सख्त जरूरत थी और अमेरिका से कॉटन की सप्लाई लगातार कम होने की वजह से इंग्लैंड में कॉटन की कीमतें आसमान छू रही थीं। इसके साथ साथ एक बात यह भी थी कि ब्रिटेन कॉटन के लिए सिर्फ अमेरिका पर डिपेंड नहीं करना चाहता था और इसीलिए भारत से आने वाला कॉटन उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन था। लेकिन जब तक भारत के अंदरूनी इलाकों में उगने वाली कॉटन समंदर के किनारे पहुंचती, तब तक वो काफ़ी खराब हो जाती थी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की कोई अच्छी सुविधा वहां मौजूद नहीं थी। उस दौरान बैलगाड़ी ही कॉटन को शहरों तक पहुंचाने का इकलौता जरिया था और जब कभी सूखा पड़ता था या भुखमरी फैलती तो अक्सर गाड़ी खींचने वाले बैल भी भूख से मर जाते और कॉटन को शहरों तक पहुंचने में और ज्यादा वक्त लग जाता था। ऐसे में ब्रिटेन की सरकार और वहां के ट्रेडर्स को इस बात का एहसास होने लगा कि अगर भारत में रेल की शुरुआत हो जाती है तो उन्हें काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। रेल की मदद से केवल कॉटन ही नहीं बल्कि और भी दूसरे रॉ मटेरियल ज्यादा तेजी के साथ समंदर किनारे बसे शहरों तक पहुंचाए जा सकते थे और वहां से फिर ब्रिटेन ले जाए जा सकते थे। दोस्तों, यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखा जाना जरूरी है कि उस दौर में कॉटन इंग्लैंड की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक बेहद जरूरी मटेरियल था। ब्रिटेन शुरुआत से ज्यादातर कॉटन अमेरिका से हासिल करता था, लेकिन उसे इस बात का भी एहसास था कि केवल अमेरिका पर डिपेंड रहना उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। भारत में रेलवेज की शुरुआत करने के पीछे ब्रिटेन के लिए एक बड़ी वजह उसकी मिलिट्री भी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के तहत भारत में ब्रिटिश सैनिकों की संख्या काफी ज्यादा थी। इसीलिए भारत में रेलवे की शुरुआत करने से न केवल ब्रिटेन को व्यापार में फायदा हो रहा था, बल्कि साथ ही साथ उसकी मिलिट्री के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना ज्यादा आसान और तेजी से मुमकिन हो सकता था। तो अब ब्रिटेन की पार्लियामेंट में धीरे धीरे ऐसे मेंबर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी जो भारत में रेलवे की शुरुआत करवाना चाहते थे। साथ ही साथ ब्रिटेन के कई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को भी भारत में रेलवे की शुरुआत होने से अपना फायदा नजर आने लगा था। केवल ब्रिटेन में नहीं बल्कि भारत में काम करने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों ने भी अपनी अपनी रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया
कि किस तरीके से रेलवे की शुरुआत से भारत में कंपनी और ब्रिटिश अंपायर के लिए अपना शासन चलाना आसान हो सकता है। जिसके बाद भारत में रेलवेज की शुरुआत होनी चाहिए या नहीं, इस बात पर हो रही बहस को आखिरकार जिस इंसान ने खत्म किया उसका नाम था गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 12 जनवरी 1848 से लेकर 28 फरवरी 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के पद पर तैनात रहे थे। लॉर्ड डलहौजी को रेलवे से बहुत लगाव था और उनका यही लगाव भारत में रेलवे की शुरुआत की एक बड़ी वजह बना। दरअसल जैसे ही लॉर्ड डलहौजी ने इंडिया के गवर्नर जनरल के तौर पर अपना पद संभाला, उन्होंने भारत में रेलवे की शुरुआत करने की कोशिशों को अंजाम देने का काम शुरू कर दिया था। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश हुकूमत और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को बेहतर बनाने के लिए रेलवे की ज़रूरत बताते हुए एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तैयार किया, जिसमें उन्होंने कहा कि रेलवे की शुरुआत होने से भारत के अलग अलग हिस्सों में ब्रिटिश आर्मी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी तेजी से और आसानी से पहुंच सकेंगे और शासन को भी ज़्यादा बेहतर तरीके से संभाला जा सकेगा। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी का लिखा हुआ वो डॉक्यूमेंट आज इंडियन रेलवेज के इतिहास का सबसे अहम डॉक्यूमेंट माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉर्ड डलहौजी के इसी डॉक्यूमेंट के साथ इंडियन रेलवेज की नींव रखी गई थी और भारत के इतिहास में एक नए और बेहद अहम दौर की शुरुआत हुई थी। यानी कि ऊंट गाड़ियों और बैलगाड़ियों के दौर से निकलकर भारत अब रेलवे के दौर में कदम रख रहा था, जिसे भारत की एक बिल्कुल नई सुबह के तौर पर देखा जा रहा था।